आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी की उस ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बायोलॉजी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने इंसानों के लिए नई नई और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ के दरवाजे खोल दिए हैं जिसके बारे में इंसान पहले सिर्फ कल्पनाएं ही कर सकते थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम होने वाले बेबीज़ को भी पहले से डिज़ाइन कर सकते हैं, उन्हें डिजीज़ से मुक्त कर सकते हैं। इवन हम उगने वाली क्रॉप्स को भी पहले से डिज़ाइन कर सकते हैं। Isn't that amazing? तो आइए आज की इस वीडियो में इसी टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं। Genie is out of the bottle. In laboratories the world over, scientists are splicing and dicing the very building blocks of life. But CRISPR can and probably will be used for much more. The creation of modified humans, designer babies, and will mean gradual but irreversible changes to the human gene pool. Well, Health This Morning, the FDA appears ready to greenlight the first treatment using gene editing. If approved, it would target sickle cell disease, which affects about 100,000 people in the US, many of whom are black. Few treatments. जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली किसी भी जिंदा जीव के जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव किए जाते हैं। अगर हम इंसानों की ही बात करें तो इंसानों के सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा डीएनए होता है, यानी कि डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें हमारी सारी की सारी आनुवंशिक माहिती स्टोर की गई होती है। इसमें हमारी सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई होती है। ये हमारे शरीर के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। कौन सा ऑर्गन कहाँ पे होगा और कौन सा ऑर्गन क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें भी डीएनए से ही तय होती है। साथ ही साथ हमारे शरीर का रंग, हमारी कद काठी कैसी होगी, ये भी डीएनए से ही डिसाइड होता है। इंसानों में 99.9% डीएनए सेम ही होता है, क्योंकि हम सब हैं तो एक ही प्रजाति के। इसीलिए आपके डीएनए में जो उंगलियों के लिए इन्फॉर्मेशन होगी कि 5 उंगलियां होंगी, मेरे डीएनए में भी वही सेम होगी। ऐसे ही हम सब की 2 आँखें, 2 कान, 2 पैर, इन सब चीज़ों के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी डीएनए में वो तो सेम ही होगी। हम सब का जो दिल है वो भी इसी तरफ है, हमारी 2 किडनियाँ भी अपनी जगह पर हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में होनी चाहिए कि ये सारे ऑर्गन कहाँ पर होंगे, ये तो हम सब में सेम ही होगी। रहा जो 0.01% वेरिएशन है, वही हम सब के बीच का डिफरेंस है। हमारे चेहरे अलग होना, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग होना, हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें इसी 0.01% वेरिएशन पर डिपेंडेंट है। डीएनए का आकार कुछ इस तरह का ट्विस्टेड लैडर जैसा होता है। इस तरह के शेप को डबल हेलिक्स कहा जाता है। डीएनए के अंदर अगर हम देखें तो बेस पेयर्स होती हैं और ये बेस पेयर्स 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई होती है। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और हमारे डीएनए में एक स्पेसिफिक बेस पेयर होती है एक स्पेसिफिक काम के लिए। जैसे कि अगर हमारे डीएनए की एक स्पेसिफिक बेस पेयर हमारे रंग को डिसाइड कर रही है, तो अगर किसी तरह से मैं उस स्पेसिफिक रंग वाली बेस पेयर को ही चेंज कर पाऊँ तो हम उस जीव के रंग को भी बदल सकते हैं। इंसानों के लिए इसे डेवलप होने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली हमारा इच्छित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इस तरह से डीएनए की बेस पेयर्स को बदला जाता है। इस तरह से तैयार किए गए आर्टिफिशियल डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। और इस तरह के रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिस जीव में इंसर्ट किया जाता है उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए रुडोल्फ जेनिस ने एक माउस के अंदर इंसर्ट किया था। इंसानों में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो डीएनए में गलत बेस पेयर होने की वजह से होती है। ज़्यादातर जेनेटिक प्रॉब्लम्स यानी कि जन्मजात बीमारियां इसी वजह से होती है। अब हम उन इंसानों के डीएनए में से उन बीमारी वाली बेस पेयर्स को बदल कर या ठीक कर पाएँ तो हम उस इंसान की बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। इस प्रोसेस को जीन थेरेपी कहा जाता है। Now, the age of gene therapy is fast approaching. Doctors first started trying to heal genetic disorders back in 1990. 3.5 decades later, they can now chalk up success stories like KJ Muldoon, a baby boy born with a rare life-threatening metabolic disorder caused by a faulty gene.
1976 में एक कंपनी फाउंड की गई थी जेनटेक नाम की। यह पहली कंपनी थी जो फुल्ली फोकस करती थी जेनेटिक इंजीनियरिंग पर, और आखिरकार 1978 में इसी कंपनी ने सबसे पहला लैब मेड इंसुलिन तैयार किया था। इंसुलिन इसे डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि क्यों इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल बनता जा रहा है। उसमें हमने इंसुलिन के बारे में भी डिटेल में बात की थी। तो अगर आप चाहें तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे जाकर आप ज़रूर से एक बार चेक कीजिएगा। इस वीडियो के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इंसुलिन जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और उन्हें डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए वो दिया जाता है। लेकिन ये जो 1978 से पहले जो इंसुलिन मिलता था वो पिग्स को मारकर उनके लीवर में से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। इसीलिए वो समाज के कुछ निश्चित वर्ग तक ही, यानी कि जो पैसे वाले लोग होते थे उन तक ही सीमित रहता था। गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इस इंसुलिन को लैब में बनाया जाने लगा बैक्टीरिया में से, जिसकी वजह से आज ये इंसुलिन समाज के हर वर्ग के लिए अफोर्डेबल हो पाया है। लैब में इंसुलिन बनाने के लिए सबसे पहले इंसानों के डीएनए में से उस जीन को काट कर अलग कर लिया जाता है जो हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद उसे बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इंसर्ट किया जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है। उसके बाद उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और उस बैक्टीरिया की ब्रीडिंग करवाई जाती है लैब में, ताकि जो नई संतानें उत्पन्न हो वो हमारे इंसुलिन जीन के साथ पैदा हो और वो भी इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाए। इस तरह से लैब में इंसुलिन बनाया जाता है। लैब में ज़्यादातर ये प्रोसेस इकोलाई नाम के बैक्टीरिया के साथ की जाती है। 1974 में सबसे पहली बार स्लेवर फ्लेवर टोमेटो को बनाया गया था। ये सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड था। इस तरह के टोमेटोज़ की सेल्फ लाइफ बहुत ही ज़्यादा होती थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें कई सारी फील्ड्स में मदद करता है, रिसर्च से लेकर मेडिसिन, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर में तो इसने रेवोल्यूशन ला दिया है। इसकी मदद से हम इस तरह की क्रॉप्स को डिज़ाइन करने में सफल हो पाए हैं जिसमें पहले से ही इंसेक्ट्स के प्रति रेजिस्टेंस होता है, और हम जो वैक्सीन्स लेते हैं वो भी इसी के ज़रिए ही पॉसिबल हो पाया है। इवन इसके ज़रिए हम एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन हम डिज़ाइनर बेबीज़ के युग में तो जी भी रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में एक प्रेग्नेंट लेडी को कितनी सारी दवाइयाँ, कितनी सारी वैक्सीन्स दी जाती हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। उम्मीद है कि भविष्य में हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाएँ HIV और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए। तो यही थी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर से बताइएगा कि इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के टॉपिक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है।